नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा के निर्माण तथा चुनाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि कल के लेक्चर में क्या क्या हुआ था। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्रिप्स मिशन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि 1942 में आया था। लेकिन क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि क्रिप्स योजना में एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बारे में बहुत सारे टिक्का टिप्पणी हुए थे, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन आने के पहले भारत में क्या स्थिति थी, तो देखेंगे कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो चुका था, और इंग्लैंड पहले ही आश्वासन दे चुका था कि भारत को स्वशासन का अधिकार देगा। लेकिन शर्तें यहाँ लागू थी कि युद्ध में विजय होने के बाद स्वशासन का अधिकार देगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार की स्थिति जो थी उस समय दयनीय हो गई थी, और उसके अलावा भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं था, क्योंकि बार बार श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। वहीं कर्मचारी, सेना, पुलिस सभी चारों तरफ विद्रोह कर रहे थे। इसीलिए अ, इंग्लैंड ने के लिए यह असंभव हो गया था कि भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाए। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल जो 24 मार्च 1946 को भारत भेजा था। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं या कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस योजना या मिशन का उद्देश्य जो था वो भारत के राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करना तथा समस्याओं का निदान खोजना। उसके अलावा भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसके अलावा भारत में एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो इस पर महात्मा गांधी जी का कुछ विचार था। उनका कहना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा यह दोष है कि इसमें केंद्र सरकार को काफी दुर्बल रखा है, और प्रांत को अपनी निजी संविधान बनाने का अधिकार दे रखा है। इसलिए कैबिनेट मिशन भी कैबिनेट मिशन को न तो पूरी तरह से स्वीकृत किया जा सकता है और न ही अस्वीकृत। आगे हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना का कुछ तथ्य हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ के अधीन राष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था रहेगी। लेकिन इसके लिए धन धन का जो जुटाने की जिम्मेदारी जो थी उस संघ पे रख दी गई थी। दूसरा जो है वो है संघ की एक कार्यपालिका होगी और एक विधानमंडल होगा। प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वो अलग शासन संबंधी समूह बनाए। अब इसमें कि देखेंगे कि भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया गया था, जिसमें पहला था मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। दूसरा था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इसके साथ ही सिंध था। और थर्ड जो था बंगाल और असम था।
प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया है कि वो अपने विषय के संबंध में निर्णय ले सकते हैं और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप देंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर दे। भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उनसे अलग रहने का निर्णय देशी राज्यों को स्वयं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है योजना के कार्यान्वित होने के 10 वर्ष के पश्चात तथा या प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ बातें थी जो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। प्रांतों में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। रियायतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। प्रांत के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो भी प्रांत जो थे उनको ये अधिकार था कि वो संघ के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, उनका निर्णय लेने का अधिकार जो था वो प्रांतों के पास ही था। केंद्र में नेक्स्ट पॉइंट जो है केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इनकी अध्यक्षता करेगा। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न होगा उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच में संधि होगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि योजना का एक प्रमुख तथ्य यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई। देखा जाए तो संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की इस योजना के कुछ दोष थे जो कि तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी और योजना का प्रमुख गुण जो था वह यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई और इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन यहीं पे मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीच देखते हुए इस योजना को स्वीकार किया गया। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन योजना। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के गठन और चुनाव के बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो 24 मार्च 1946 को आया था और उसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें देखेंगे
कि कुल जो सीट था वो 389 था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 जो था वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देसी रियायतों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कुल जो 289 सदस्य में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जो कि प्रांतों के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम चुनाव के परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस को जो 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला था, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीट मिला था, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 सीट मिला था, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट मिला था, अनुसूचित जाति संघ को एक सीट मिला था, सिख को 1 सीट मिला था, साम्यवादी को 1 सीट मिला था और स्वतंत्र निर्दलीय जो था वो 8 सीट था। टोटल जो हुआ 296 सीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल देख मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान का मांग प्रारंभ कर दिया था। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न किए कि मुस्लिम लीग व्यर्थ का हट छोड़ दे और संविधान सभा के कार्यों में सहयोग करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान सभा के गठन का 3 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम जो था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 को विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। देश का बंटवारा होने के बाद संविधान निर्मात्री सभा के कुल सदस्य का संख्या 324 रह गई थी, जिसमें से 235 स्थानों प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों के लिए रखे गए। तृतीय चरण में देशी रियायतों से संबंधित था। तृतीय चरण जो थी वो देशी रियायतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसा रियायत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा का पहली बैठक जो था वो 9 दिसंबर 1946 में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के गठन के बाद 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के कंधों पर होगा। अर्थात इसको देखेंगे कि स्वाधीनता और सत्ता जो है अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है और वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। थैंक यू।